बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन। टॉपिक है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट के मुतालिक। व्हाट इज रेट? रेट इज ए कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड। इफ x and y are two different quantities, then x rate y and y rate x, such that y1 over x1 is equal to y2 over x2 is equal to constant। स्टूडेंट, जब हम रेट की बात करते हैं तो हम रेट के अंदर कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ का जिनके यूनिट डिफरेंट होते हैं, जिनकी काइंड्स डिफरेंट होती है। तो अगर हमारे पास एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़ हैं तो हम जब बात करते हैं, हम रेट फाइंड करते हैं, तो हम एक क्वांटिटी का जो रेट लेते हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ, उसको इस तरीके से लिखते हैं y1 ओवर x1 और y2 ओवर x2। लेकिन बेशक कोई भी y1 x1 हो, y2 x2 हो, y3 x3 हो, यहाँ पर आप ये देखें y एक क्वांटिटी है, x दूसरी क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो आंसर y1 ओवर x1 का आएगा वही आंसर y2 ओवर x2 का आएगा, और वही आंसर x3 ओवर y3 ओवर x3 का आएगा, एंड सो ऑन। यही तरीका कार चलता चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशो की। रेशो क्या होती है? रेशो इज ए कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। देखिए, हमने जब रेट की बात की तो यहां पर हमने डिफरेंट क्वांटिटीज की बात की, हमने ऐसी क्वांटिटीज की बात की ऑफ डिफरेंट काइंड, जिनकी टाइप डिफरेंट थी, जिनकी काइंड डिफरेंट थी। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज के दरमियान ही फाइंड किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि जब हम रेट फाइंड करते हैं तो हम इसमें y1 ओवर x1 इज इक्वल टू y2 ओवर x2, इनका आंसर कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं, देखिए इसमें y इन्वॉल्व नहीं होगा, या तो दोनों x होंगे या दोनों y होंगे। जैसे x2 ओवर x1, इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा y2 ओवर y1। मतलब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं y के x के साथ, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ, और यहां पर हम कंपैरिजन करें सेम क्वांटिटीज का सेम क्वांटिटीज के साथ, तो ये दोनों में फर्क है। तो आप ये याद रखिएगा, जब हम x2 ओवर x1 की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू y2 ओवर y1, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 रेशियो x1 विच इज इक्वल टू, ये जब हम बटा हटाते हैं, हम ओवर को खत्म करते हैं तो इसकी जगह रेशियो आ जाती है। उसके बाद जो उसके डिनोमिनेटर में होता है हम उसको लिखते हैं, फिर इक्वल एज इट इज आता है, y2 ऊपर है तो इसको पहले लिखा जाता है। इसके बाद जो डिनोमिनेटर के अंदर है उसकी जगह पर रेशो आ जाती है और फिर उस क्वांटिटी को लिखा जाता है। तो ये इन दोनों में रेट और रेशियो के अंदर ये मेन डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन इज रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जो हमारे पास प्रपोर्शन होता है वो एक रिलेशन होता है टू डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर। हम ये भी कह सकते हैं कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर जो रेशियो होती है उनका कंपैरिजन प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शंस की दो टाइप हैं। नंबर वन डायरेक्ट प्रपोर्शन, नंबर टू इनवर्स प्रपोर्शन। जब हम डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का ताल्लुक ये है, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेज, एंड इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज देन अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीजेज। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन की, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, then this type of proportion is called direct proportion। हम इसमें बात करते हैं, अगर हमारे पास x और y दो क्वांटिटीज हैं, x इंक्रीज होगी तो y भी इंक्रीज होगी, अगर x डिक्रीज होगी y भी डिक्रीज होगी। देखें, जो मैंने एरो अपवर्ड इस्तेमाल किया है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, और जो मैंने एरो डाउनवर्ड यूज किया है इसका मतलब कि क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की है, मतलब किस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर द कॉस्ट ऑफ आइटम्स इंक्रीजिंग विद द क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है, आप जितनी भी आपको किसी भी आइटम की कास्ट ले लें, आप जितनी आइटम इंक्रीज करते जाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, उनकी प्राइस भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 2, द डिस्टेंस traveled being directly proportional to the time spent at the constant speed। अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी ही जो ट्रैवल है गाड़ी ज़्यादा करेगी। मतलब टाइम ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, टाइम कम, डिस्टेंस कम। तो ये इन दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की दो एग्जाम्पल हैं। अब हम अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर 3 है जी, द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए कार इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस इज ट्रैवल। जब गाड़ी है, कार है, उसके अंदर अगर फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा तो वो डिस्टेंस भी उसी लिहाज से ज़्यादा ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट है जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन। In inverse proportion, if one quantity increases, then the other quantity decreases, and if one quantity decreases, then other quantity increases। इसमें सारा तरीकाकार अपोजिट हो जाता है। इसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, और इसी तरीके से अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो अदर क्वांटिटी जो है इंक्रीज करेगी। इसके दरमियान जो रिलेशन है, इसलिए इन्वर्स कहा जाता है, क्योंकि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज करती है। यहां पर हमारे पास x और y दो क्वांटिटीज हैं। अगर x क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो y क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, और अगर x क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो y क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। हम इनकी एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक टास्क है, कोई वर्क है, उसको कंप्लीट करना है, तो इसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर और टाइम टू कंप्लीट जॉब, इसके दरमियान एक ताल्लुक है। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर देंगे, जो टाइम है किसी टास्क को कंप्लीट करने का वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम वर्कर के नंबर्स को डिक्रीज कर देंगे, जो टास्क को कंप्लीट करने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्पीड एंड ट्रैवल टाइम, अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें तो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, अगर हम गाड़ी की स्पीड को कम कर दें तो ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होंगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो सेविंग कम हो जाएगी, अगर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से हम यूसेज ऑफ बैटरी की बात करते हैं। बैटरी पावर एंड यूसेज टाइम, अगर बैटरी पावर ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा देर चलेगी, और अगर बैटरी पावर कम होगी तो उतना ही वो उसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। इफ़ वी बोरो books from the National Library and are late in returning the books, we will be fined 15 cents per day for each overdue book। तो हमने लाइब्रेरी से, अगर हम नेशनल लाइब्रेरी से कुछ बुक्स बारो करते हैं और उसके बाद हम रिटर्न करने में लेट कर देते हैं, तो हमें 15 सेंट पर डे के लिहाज से जो होगा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे टेबल गिवन है, टेबल के अंदर जो है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज गिवन है और फाइन इन सेंट गिवन है। ये सारा टेबल जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा नंबर ऑफ डेज और फाइन इन सेंट। अगर एक दिन है तो 15 सेंट पड़ेंगे, 2 दिन लेट हैं तो 30 सेंट, 3 दिन लेट हैं तो 45 सेंट, 4 दिन लेट हैं तो 60 सेंट, 5 दिन लेट हैं तो 75 सेंट, 6 दिन लेट हैं तो 90 सेंट, 7 डेज लेट हैं तो 105 सेंट, 8 डेज लेट हैं तो 120 सेंट, 9 डेज लेट हैं तो 135 सेंट, 10 डेज लेट हैं तो 150 सेंट। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने नंबर ऑफ डेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करने का हमारे पास स्टैंड है कि इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो फाइन इन सेंट है इसको मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पर y से डिनोट करते हैं।
तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं, पहले रेट की बात करते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया जो रेट होती है वो हमारे पास जो कंपैरिजन होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ मैंने x और y ले ली हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि y ओवर x का जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा जो है वो एक से ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको x1 x2 अप टू सोन x10 तक नाम दे दिया है। इसी तरीके से जो फाइनिंग सेंस हैं उन्हें y1 y2 और अप टू y10 तक नाम दे दिया। तो जब हम पहले क्या रेशो देखेंगे, पहले 2-3 का देख लेते हैं, बाकी सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर y1 ओवर x1 है, तो यहाँ पर आप देखें मैंने टेबल के अंदर जो y1 लिया है 15 को लिया है और जो x1 लिया है वो 1 को लिया है। सिमिलरली y2 को 30 लिया है और x2 को मैंने 2 लिया है और y3 को 45 लिया है, x3 को 3 लिया है, y4 को 60 लिया है और x4 को 4 लिया है। तो इनकी जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो y1 ओवर x1 हमारे पास y1 15 था, x1 1 था, आंसर 15 आ गया। y2 x2 में दूसरी क्वांटिटीज लेंगे जो दूसरे नंबर पर है, y2 30 है टेबल में और x2 2 है, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 15 आ गया। सिमिलरली y3 ओवर x3 इसके अंदर हम देखते हैं 45 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 15, y4 ओवर x4 इज इक्वल टू 60 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 15। वी नो दैट फॉर रेशो हम जानते हैं। अब रेशो फाइंड, पहले हमने रेट फाइंड, अब रेशो फाइंड करते हैं, रेशो भी सेम रहता है और रेट भी सेम रहता है। ठीक है, फर्क ये है रेट डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान है और रेशो सेम क्वांटिटीज के दरमियान है। वी नो दैट फॉर रेशो y1 ओवर y2 इज इक्वल टू x1 ओवर x2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट थी, यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों क्वांटिटीज सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 ओवर y2 को y1 रेशो y2 दैट इज इक्वल टू x1 रेशो x2 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा y1 15 है और y2 30 है, जबकि x1 1 है और x2 2 है। अब ये तो सिंपलेस्ट है, इनको जब हम सिंपल मजीद बनाते हैं 15 पर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाता है 15 1 इज 15 एंड 15 2 इज 30। देखिए दोनों तरफ जो इसकी रेशियोज थी वो दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रेट हो या रेशियो हो दोनों हमेशा कांस्टेंट ही रहती हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल tanks of 3 cars A, B and C are in the ratio 8:10:13. If the tank with the smallest amount of petrol has 52 liters of petrol, find the difference in the amount of petrol in the other 2 cars. हमारे पास 3 कार है A, B, C, और वो जो फ्यूल हमारे पास कंज्यूम करती हैं वो 8:10:13 की रेशियोज के साथ फ्यूल कंज्यूम करती हैं। हम कहते हैं कि अगर उसमें सबसे मिनिमम अमाउंट 52 लीटर हो, देखिए सबसे मिनिमम अमाउंट किसकी होगी, जिसकी रेशियो सबसे मिनिमम 8 है। ठीक है, इसकी अगर 52 हो तो वो कहता है आप डिफरेंस फाइंड करें इन द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन दी अदर 2 कार। तो हमने बाकी जो बी और सी कार है उनके जो पेट्रोल का डिफरेंस है वो हमने अमाउंट ऑफ पेट्रोल का डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने ऐसा किया है कि हमने जो रेशो है इसकी सपोज कर ली है, एक गिवन है, गिवन वो है और सपोज वो की है जो 52 के लिए। तो इसका मतलब जो गिवन रेशियो है और जो सपोज रेशियो है वो दोनों ले रही हैं। यहाँ पर मैंने x और y z को सपोज रेशियो लिया, दैट इज इक्वल टू 8:10:13। ये हमारे पास गिवन रेशियो है। तो क्योंकि हमारे पास सबसे कम अमाउंट किसकी थी, 8 की, लिहाजा इधर से पहला 8 है तो इधर से पहले x है, x के लिए हम इस्तेमाल कर जाएंगे 52 हम यहाँ पर पुट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 52 इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द पेट्रोल देन वी हैव, यहाँ x की जगह पर हमने 52 पुट कर दिया, y एज इट इज रहा, z एज इट इज रहा, 8:10:13 एज इट इज रहा। हम स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहली 2 क्वांटिटीज और इधर से पहली 2 क्वांटिटीज की रेशियो लेते हैं, फिर आखिरी 2 क्वांटिटीज और इसके बाद आखिरी 2 क्वांटिटीज की रेशियो लेते हैं। पहली 2 क्वांटिटीज ये हैं, इधर से पहली 2 क्वांटिटीज ये हैं, इधर से आखिरी 2 क्वांटिटीज ये हैं, तो इन 2 क्वांटिटीज की रेशियो हम ये लेंगे।
बाय क्वांटिटीज कंपैरिजन इन इक्वेशन 1 मैंने बिल्कुल वैसे ले लिया 52 रेशो y इज इक्वल टू 8 रेशो 10 एंड x रेशो z इज इक्वल टू 8 रेशो 13। यहाँ पर हमने जब रेशो को दोबारा हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 52 ओवर y हो गया, ये 8 ओवर 10 हो गया। मुझे वैल्यू चाहिए y की, मैंने दोनों पर इन्वर्टेड प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब दोनों को मैं उलट दूंगा। तो ये जो क्वांटिटीज y थी ये ऊपर आ गई, 52 नीचे चली गई, तो ये 10 ऊपर आ गया, इसका 8 नीचे चला गया। y किसके इक्वल हो गया, 52 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू 65 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ सेकेंड पोर्शन को देखते हैं, x रेशियो z इज इक्वल टू 8 रेशियो 13। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 52 पुट किया, यहाँ पर 52 आ गया, z वैसे का वैसे 8 रेशियो 13 ऐसे। नाउ वी अप्लाई द इन्वर्टेड प्रॉपर्टी। जब इन्वर्टेड प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये दोनों साइड पर इन्वर्ट हो जाएगा, z ओवर 52 एंड 13 ओवर 8 हो जाएगा। z की वैल्यू हमने निकाली, 52 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से z की वैल्यू जो आ जाएगी वो 84.5 लीटर। अब हमने कहा था कि अदर टू अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ पेट्रोल हमने फाइंड करना है अदर टू कार्स के लिए। तो अदर टू कार जो थी वो z और y थी, क्योंकि z बड़ा है, z की वैल्यू ज़्यादा है और y की वैल्यू कम है, इसलिए हम z माइनस y करेंगे। z किसके बराबर है, 84.5 माइनस y किसकी इक्वल है 65, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 19.5 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ 3 कार्स ABC आर इन द रेशो। यहाँ पर कार वही मैंने रखी है, सिर्फ रेशो चेंज कर दी है, और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पेट्रोल है वो 152 कर दिया है। इसको स्टूडेंट आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको खुद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x is directly proportional to f if y is equal to 12 when x is equal to 4 find an equation connecting to xy। हमने ऐसे इक्वेशन फाइंड करनी है जो xy में हो। b पार्ट है find the value of y when x is equal to 5, c पार्ट है the value of x when y is equal to 21। तो सबसे पहले उसने बात की है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें ये गिवन है, गिवन दैट y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस साइन से शो करते हैं बाय द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे k कहते हैं, और x वैसे का वैसे हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पर हम वो वैल्यू जो गिवन है y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4 वो पुट करते हैं। y की जगह यहां पर मैंने 12 पुट किया और x की जगह मैंने यहां पर 4 पुट किया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। k की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 4 इधर आकर डिवाइड हो गया, k इज इक्वल टू 3 आ गई। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी जो x और y को कनेक्ट करती है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिया और इक्वेशन 1 के अंदर हमने k की वैल्यू को पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू क्या थी 3, y इज इक्वल टू 3x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो कि कनेक्ट करती है x और y को। पार्ट बी में हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। हम बिल्कुल वही करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 5, तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां पर y इज इक्वल टू 3x हमने लिखा, x इज इक्वल टू 5 लिखा, y एज इट इज रहा, 3 वैसे का वैसे, x की जगह 5 आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गए। तो हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 21। हमारे पास सी पार्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 21। हम अगेन इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं विच इज इक्वल y इज इक्वल टू 3x। इसके अंदर हम y की वैल्यू 21 पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये 21 आ गया, 3x एज इट इज, 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इफ y इज इक्वल टू 6 when x is equal to 2, then find number 1 an equation connecting x and y, b the value of y when x is equal to 10, c the value of x when y is equal to 9। इसमें क्योंकि उसने गिवन है कि y is directly proportional to x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने लिखा y is directly proportional to x। जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया तो एक कांस्टेंट k आ गया, जिसे हमने कहा वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू जो
गिवन थी ऊपर y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 पुट किया, y की जगह हमने 6 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, तो हमारे पास k की वैल्यू 3 आ गई। अब हम पार्ट 1 करते हैं, हम k इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को ये नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर हमने 3 पुट किया, ये x वैसे का वैसे। पार्ट बी है द वैल्यू ऑफ y when x इज इक्वल टू 10। हमने इसके अंदर दोबारा इक्वेशन नंबर 2 ली, इसके अंदर x की वैल्यू 10 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 3 और x की जगह यहाँ पर हमने 10 पुट कर दिया, हमारे पास y इज इक्वल टू 30 आ गई। पार्ट सी है फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 3x, इसके अंदर हमने y को 9 पुट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई।